हाँ भक्तों, जिस समय उस लड़की को किनारे पर ले आया, लिटा दिया, लेकिन चारों तरफ देखा तो कोई नजर नहीं आया। ऊधम सिंह सोचने लगा कि ये भी नौजवान है, मैं भी नौजवान हूं, लेकिन परदेश है, इसके पास अकेला रहना ठीक नहीं। ये सोचकर 20 कदम दूर खड़ा हो गया। दोस्तों, जिस समय लड़की को होश आया, सोचने लगी मुझे बचाया किसने? मैं तो नदी में जल में बहती जा रही थी, लेकिन कौन है जिसने मुझे बचाया? जिस समय उठ के बैठ गई, देखा है तो एक नौजवान बहुत दूर खड़ा है। ये दूर क्यों खड़ा है? शायद कोई परदेसी है। उसी समय उस लड़की ने इशारा किया और ऊधम सिंह जब आगे बढ़ाए, पास में पहुंचा तो उस लड़की ने इतना ही कहा, अरे दूर क्यों खड़े हो, जरूर कोई बात है। दूर क्यों ठाड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। ए परदेसी, शायद मेरे दिमाग में ये लग रहा है कि यहाँ के रहने वाले नहीं हो। अरे दूर क्यों ठाड़े हो, जरूर कोई बात है। दूर क्यों खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात। आज पहली दफा मिल देखे आप ही। सुनो, कुछ तो बोलो, खड़े क्यों चुपचाप ही। सतीश, अरे जल के थपेड़ू में शिथिल मेरो गात है। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात। दूर क्यों खड़े हो, जरूर कोई बात है। दूर क्यों खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। और बोली, सुनो, तुम लंदन के रहने वाले नहीं। मनीष हो काले मगर दिल के काले नहीं। अरे हो काले मगर दिल के काले नहीं। तेरा चेहरा ये लख दिल मेरो शर्मात है। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात। दूर क्यों ठाड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। मेरी जान बचाने वाले फरिश्ते, तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद कहूं? क्या मैं आपका परिचय ले सकती हूं? हाँ, मेरा नाम ऊधम सिंह है। मैं भारत देश का रहने वाला हूं, लेकिन रही धन्यवाद करने की बात, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वाह भाई वाह, तुम तो सचमुच देवता नजर आ रहे हो। लेकिन अंग्रेज तो ये कहा करते हैं कि भारत देश के लोग बड़े क्रिमिनल होते हैं, लेकिन तुम तो देवता हो। तुमने मेरी जान के पीछे अपनी जान की बाजी लगा दी। ऊधम सिंह ने जवाब दिया, तबीयत तो ठीक है, लेकिन चली जाओ, तुम्हारा ज्यादा देर यहां पर रहना ठीक नहीं है। लड़की ने जवाब दिया, चली तो जाऊं, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि मैं अपने के पास बैठी हूं। क्या मतलब? हाँ, चली जाओ। उसी समय लड़की ने जवाब दिया कि मिस्टर ऊधम सिंह, आप भी मेरे साथ चलो। मेरे पिताजी बहुत बड़े पैसे वाले हैं, लंदन के बड़े आदमी हैं, तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा। दिमाग में बात आई, अगर इसके साथ जाता हूं, इसका पिता मुझे पूछेगा तुम कौन हो, तो क्या कहूंगा मैं कि तुम्हारी लड़की की जान बचाई। छी छी, कितनी गंदी बात है। क्या इसका बाप मुझे धन्यवाद कहेगा? मैं तो नहीं जाऊंगा।
तुम यहां से चली जाओ। जवाब दिया कि मिस्टर ऊधम सिंह इतनी क्यों नफरत दे रहे हो? मुझे तो ये लग रहा है कि अपने के पास बैठी हूं, लेकिन तुम्हें कोई गैर नजर आ रही हूं। ऊधम सिंह ने जवाब दिया, सुनो, भारत को पीर अब खड़ो खड़ो समझाए, कोई जालंग से कोई बालंग से कोई जालंग से बालंग से आए नहीं जाए, कोई जालंग से। सुनो, उधर तू भी जबान, इधर मैं भी जबान, उधर तू भी जबान, इधर मैं भी जबान, देखने वाले का होगा कैसा ईमान। अरे भारत को वीर अब खड़ो खड़ो समझाए, कोई जालंग से कोई बालंग से कोई जालंग से बोलंग से आए नहीं जाए, कोई जालंग से। यहां से चली जाओ, अगर कोई देखेगा तुम्हारे पास में तो पता नहीं क्या सोचेगा। उसी समय उस लड़की ने जवाब दिया कि हमसे चला नहीं जा रहा है, भाड़े की कोई गाड़ी ले आओ। उसी समय ऊधम सिंह एक गाड़ी किराए की लेके आया। उस लड़की से कहा कि बैठो और जाओ। जिस समय वो लड़की चलने के लिए उद्यत हुई तो उसी समय ऊधम सिंह से कहा कि मिस्टर ऊधम सिंह, मेरा नाम हेलन है, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो आप मेरे साथ चलो। मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी, तुम्हारी मदद करेंगे। ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा। जिस समय वो हेलन चली है तो चलते समय ऊधम सिंह से कहा कि मिस्टर ऊधम सिंह, मेरी एक बात सुनो। बोलिए। तुमने लाइफ मेरी बचाई, खुद ये ट्रबल बहुत उठाई, डियर वेरी वेल, थैंक यू। अच्छा फिर मिले गुड बाई, अच्छा फिर मिले गुड बाई, अच्छा। मिस्टर ऊधम सिंह, तुमने लाइफ मेरी बचाई, खुद ये ट्रबल बहुत उठाई, डियर वेरी वेल, थैंक यू। अच्छा फिर मिले गुड बाई, अच्छा फिर मिले गुड बाई, अच्छा। और ऊधम सिंह, एक्सक्यूज मी एब्सेंट हूं बहुत देर की घर से, एक्सक्यूज मी एब्सेंट हूं बहुत देर की घर से। इफ कोई मैन देख ले डरती कैरेक्टर के डर से। इधर से आमे जाए सिपाही नहीं बेफेक्ट में करी दिलाई, खाम खा होना हो परेशान आपको उल्टी मिले बुराई, अच्छा फिर मिले गुड़बाई, अच्छा फिर मिले गुड़बाई। और मिस्टर ऊधम सिंह, हुई मदर की डेथ, अकेले फादर रहते घर में, हुई मदर की डेथ, अकेले फादर रहते घर में। करते होंगे पेट हमारा बैठे सोच फिक्र में। इतनी देर कहां पर लाई, अब तक डॉक्टर क्यों नहीं आई? रखते दे नाइट ख्याल मेरा भी अजमेर दिल में आई, अच्छा फिर मिली गुड़बाई, अच्छा फिर मिली गुड़बाई। तुमने लाइफ मेरी बचाई, खुद ये ट्रबल बहुत उठाई, डियर वेरी वेल, थैंक यू। अच्छा फिर मिले गुड़बाई, अच्छा फिर मिले गुड़बाई, अच्छा फिर मिले गुड़बाई।
अपना परिचय देने के बाद में वो हेलन चली गई। लेकिन जिस समय हेलन चली गई तो ऊधम सिंह होटल की तरफ चला। दिमाग में ये बात आ रही है, अगर इस लड़की के साथ चला जाता, हो सकता है इसका बाप कोई बड़ा आदमी होता, मेरी मदद जरूर करता। लेकिन अगर साथ में जाता, इसके पिता के पास पहुंचता, तो क्या कहता कि तुम्हारी लड़की को मैंने नदी से निकाला। कितनी गंदी बात है। मैं नहीं गया, वो अच्छा है। दोस्तों, ऊधम सिंह जिस समय होटल में पहुंचा, ना ही खाना लिया है और ना ही किसी से कोई बातचीत की, चारपाई पर गिर पड़ा। लेकिन दिमाग में वही सीन बार बार आ रहा है। उस लड़की की भोली सूरत आंखों में झूम रही है। जिस समय नींद ने दबा लिया तो ऊधम सिंह सपना देखने लगा। सपना क्या देखा? सपना देख रहा है। उस गोरे गोरे मुखड़े की बाई झलक दिखाई दे। उस गोरे गोरे मुखड़े की बाई झलक दिखाई दे। सपना देख रहा है। वही भोली सी सूरज, वही तिरछी नजर, वही सुंदरता आ रही है। अरे झलक दिखाई दे, भाई झलक दिखाई दे। उस गोरे गोरे मुखड़े की भाई झलक दिखाई दे। सपने में उस गोरे गोरे मुखड़े की भाई झलक दिखाई दे। सपना देख रहा है रामनाथ। और ये तो पता ही है कि सपने में जो कुछ नजर आता है वो सच ही लगता है। किसी शान ध्यान से गढ़ी हुई, किसी शान ध्यान से गढ़ी हुई तो जुल्फ नागमन घलड़ी हुई तो। अरे कितनी सुंदर लगती थी वो बेहोशी में पड़ी हुई। अरे कितनी सुंदर लगती थी वो बेहोशी में पड़ी हुई। कैसा सांप गुजरता घाटी में, अरे पानी तलक दिखाई दे। सपने में उस गोरे गोरे मुखड़े की बाई झलक दिखाई दे। उस गोरे गोरे मुखड़े की बाई झलक दिखाई दे। और जब हल्के हल्के तो होठ हिले, जब हल्के हल्के तो होठ हिले, जानू धरती और आकाश मिले। अरे फूल से नाजुक नरम जिस्म पे टूट टूट कर सांस चले।
रात इसी तरह से सपना देखता रहा। जब सुबह हुआ है, वो ऊधम सिंह तो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा, जिस कार के लिए आया है। अब ये भी पता नहीं कि यहां रहता या नहीं रहता। काफी देर तक बैठा बैठा सोचता रहा। अंत में दिमाग में ये बात आई कि चलो किसी विद्यालय में जाके और दाखिला ले लिया जाए। जब मैं विद्यालय में पढ़ने जाया करूंगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। उसी समय ऊधम सिंह विद्यालय में दाखिला लेने के लिए चला है। जिस समय लंदन की सड़कों पर चला, लेकिन प्यारे दोस्तों, जिस विद्यालय में जाता है, प्रिंसिपल से बात करता है, तो यही जवाब मिलता है कि हिंदुस्तान वालों के लिए कोई जगह नहीं। जिस जगह जाता है यही जवाब मिलता है। ये रटा हुआ शब्द सुन के बड़ा तंग आ गया। लेकिन एक दिन जिस समय ये चला है, जिस समय रॉयल कॉलेज में पहुंचा, प्रिंसिपल से बातचीत की तो इतना ही कहा कि आपको अध्यक्ष से जाकर अनुमति लेनी पड़ेगी, दाखिला तो हो जाएगा। हिंदुस्तान वालों के लिए 3 जगह हैं। दोस्तों, उसी समय ऊधम सिंह ने कहा कि मैं अनुमति ले लूंगा। जिस समय अध्यक्षों की सूची निकाल के दी, वो ऊधम सिंह अनुमति लेने के लिए चला। लेकिन प्रिंसिपल ने यह कहा कि अगर बड़े अध्यक्ष के पास पहुंच गए तो तुम्हारा जीवन का ही दाखिला हो जाएगा। छोटे अध्यक्ष बड़े दयालु हैं, उनके पास अगर पहुंच जाओगे तो काम तुम्हारा हो जाएगा। चलाए। जिस समय विद्यालय से काफी दूर निकल गया, एक बड़ा सुंदर पार्क है, बैठ गया। जिस समय वो सूची निकाल के देखी जो प्रिंसिपल ने दी थी, तो सबसे पहले उस पर नाम लिखा हुआ था जनरल डायर। जो ये नाम पढ़ा, पसीना उतर गया। कहने लगा, यही डायर है जिसने भारत देश में हजारों लोगों को मौत की सजा दी। लेकिन शायद भगवान की ऐसी अनुकंपा है जो हमें इनके विद्यालय में दाखिला मिल रहा है। चलो छोटे अध्यक्ष से जाके मिलते हैं, वो दयालु हैं। उनका नाम लिखा हुआ था लॉर्ड विलियम। पता पूछता हुआ सड़कों पर चला जा रहा है। जिस समय लॉर्ड विलियम की कोठी के सामने पहुंचा तो पहरेदार खड़ा है। अंदर घुसना चाहा, पहरेदार ने फटकार दिया, कहां जा रहे हो? जवाब दिया, साहब मुझे अध्यक्ष जी से मिलना है, अंदर जाने दो। लेकिन दोस्तों मना कर दिया। लेकिन वही लड़की हेलन जो नदी से निकाली थी, वो बरामदे में खड़ी है। जब उस लड़की ने ऊधम सिंह को देखा तो पहचान लिया और बोली है, ओ नौकर नौकर बन के रहे, तुझे किसे कहा घर माने को? ये कौन खड़ा मेरे द्वारे पर, इसको अब अंदर जाने दो। एक तरफ हटो, ये कौन नौजवान है, इसको अंदर आने दो। लेकिन जब ये आवाज ऊधम सिंह ने सुनी, चेहरे की तरफ देखा तो सोचने लगा, इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, जी भर के देखा है, कहीं देखा है, इससे मेरी कहीं मुलाकात जरूर हुई है। शायद कहीं मुलाकात तो हुई है। लेकिन दोस्तों सामने खड़ी है लड़ने की जो मत मुस्काती है। ऊधम सिंह नजर बचाता है, वो नील के बाण चलाती है। ऊधम सिंह नजर बचा लो है, वो नील के बाण चलाती है। उसी समय पहरेदार पीछे हट गया। ऊधम सिंह जब आगे बढ़ा है तो हेलन ने बड़े सुंदर कमरे में ले जाके बिठा दिया, अपने पिता को बुला लाई। जिस समय लॉर्ड विलियम आए हैं, लॉर्ड विलियम ने ऊधम सिंह को अपनी छाती से लगा लिया और इतना ही कहा कि लाल बेटी ने तुम्हारा पूरा परिचय दिया।
लेकिन जब लड़की ने तुम्हारी प्रशंसा की तो मैंने सारे शहर को खोज मारा, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। लेकिन नाम तो बताया था, तुम्हारा नाम क्या है? ऊधम सिंह। अच्छा, भारत के रहने वाले हो? हाँ। यहाँ क्यों आए हो? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अच्छा, विद्यार्थी हो ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता नहीं कहाँ रहते हो गए, लेकिन किसी विद्यालय में दाखिला लिया या नहीं लिया? जवाब दिया, अभी तो साहब कहीं नहीं मिला है। फिर रॉयल कॉलेज में मेरी इच्छा है। लॉर्ड विलियम ने जवाब दिया, वाह भाई वाह, अभी और हवा देख लो, लंदन शहर की दाखिला तो हो ही जाएगा। लेकिन ऊधम सिंह, एक बात कहूं अगर बुरा न लगे तो, क्योंकि इतना सुंदर जवान था कि लॉर्ड विलियम भी उसकी सूरत पर प्रभावित हो गए। बात कहूं? ऊधम सिंह ने जवाब दिया, क्या कहना चाहते हो? तो इतना ही कहा लॉर्ड विलियम ने, ऊधम सिंह, तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन इच्छा ये, मुश्किल से उतरेगा ये बदला तेरे एहसान का, रे लंदन में नाम छोड़ दे उस हिंदुस्तान का, रे लंदन में नाम छोड़ दे उस हिंदुस्तान का। ऊधम सिंह, तुम्हारा एहसान मेरे सर के ऊपर बहुत है, लेकिन ये कैसे उतरेगा? लेकिन मेरी इच्छा है कि आप लंदन में रहें, हिंदुस्तान को भूल जाओ। और बोले, अरे रकम बैंक में जमा घड़ी तेरे नाम करा दूंगा, कितनों करिए खर्च रोज ऐसी बात करा दूंगा। यार दोस्त दिल पहला पल को साथ करा दूंगा, और बड़े बड़े अफसर लोगों में मुलाकात करा दूंगा। और ऊधम सिंह, अरब बेशकार में घूमा कर आजादी हो जाएगी, अखबारों में तेरे नाम की मुनादी हो जाएगी। और ऊधम सिंह, उस भूखे देश में तेरी किस्मत की बर्बादी हो जाएगी। हेलन लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। जितेंद्र, एक नए ढंग का बनवा दूं बदला तेरे मिजाज का, रे लंदन में नाम छोड़ दे उस हिंदुस्तान का। कैसे उतरेगा ये बदला, हाँ, तेरे एहसान का, रे लंदन में नाम छोड़ दे उस मुल्क गुलाम का। हाँ भक्तों, जब ये ऊधम सिंह ने शब्द सुने तो इतना ही जवाब दिया कि आप ये क्या कह रहे हैं? बार बार यही एहसान वाली बात आ रही है, ये शोभा नहीं दे रही। शायद आप जानते नहीं। क्या नहीं जानता? तो बोला है ऊधम सिंह, अरे फंसा विपत में देखे किसी को, वहां पे खड़ा तमाशा,
हम मनुष्य नहीं कहते उसको करे मान की आशा। वो मानव नहीं है, दानव है। कोठी बगला धन दौलत अरे होई मुबारक सभी तुम्हें। मैं बच्चा और आप बुजुर्ग मत शर्मिंदा करो हमें। सुनील चेतन नहीं बुरा है गाना और बजाना। अरे सुनील चेतन नहीं बुरा है गाना और बजाना। मेरे देश भारत का मानो हाय हाय ये सिद्धांत पुराना। आप बार बार एहसान वाली बात करते हैं, ये शोभा नहीं देती। आप बुजुर्ग हैं, हम बच्चा हैं, और अगर मेरी जगह और कोई होता तो वो भी अपनी जान की बाजी लगा देता। लेकिन साहब अगर कृपा हो जाए तो मेरा दाखिला हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लॉर्ड विलियम ने जवाब दिया कि लाल तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। लेकिन ऊधम सिंह जब चलने को तैयार हुआ तो हेलन उसी समय आगे बढ़ी और हेलन ने जवाब दिया कि ऊधम सिंह पता नहीं आप कहां रहते होंगे, मेरी इच्छा है कि मेरे यहां आप आके रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉर्ड विलियम ने भी कहा कि लाल तुम यहीं आके रहो, लेकिन जब ज्यादा कहा तो ऊधम सिंह ने कुछ दिन बाद आने के लिए कह दिया। चलाया। जब विद्यालय में पहुंचा तो प्रिंसिपल पहले से ही इंतजार में बैठे थे। ऊधम सिंह मिला है तो इतना ही कहा प्रिंसिपल ने कि ऊधम सिंह तुम बड़े किस्मत वाले हो, तो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन लॉर्ड विलियम ने यह कहा है कि खाना पीना नहाना धोना सब कुछ फ्री, मैं महीने पे हिसाब करूंगा। ऊधम सिंह ने जवाब दिया इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है और मात्र मुझे पढ़ाई करनी है। दोस्तों ऊधम सिंह विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने लगा, लेकिन जेब की तरफ देखा है तो जेब की दौलत खत्म हो चुकी थी। ऊधम सिंह सोचने लगा कि जब तक बदला नहीं लिया जाएगा तब तक जीना तो बहुत जरूरी है, लेकिन दौलत नहीं, पेट कैसे भरा जाएगा। उसी समय दोस्तों ऊधम सिंह विद्यालय से पढ़ने के बाद लंदन में और काम की तलाश को चला है। आज 5 दिन हो गए, ना ही भोजन मिला ना ही लंदन में कोई काम मिला है। दोस्तों बहुत मुसीबत है बहादुर के ऊपर। लेकिन इधर वो लॉर्ड विलियम और हेलन ऊधम सिंह से मिलने के लिए रोज जाते हैं और वो हेलन बार बार यही कहती है मिस्टर ऊधम सिंह तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं है। लेकिन गैरत का पुतला यही कहता है कि मैं बड़े आनंद से रह रहा हूं। अगर आज का ऊधम सिंह होता तो सारा बदला भूल जाता है। लेकिन दोस्तों ऊधम सिंह को 6वें दिन उस लंदन में एक ईरानी होटल में 5 घंटे काम करने का समय मिला। 15 रुपए प्रति महीने। अगर भोजन बच जाए तो खा ले, अगर भोजन न मिले तो भी कोई परवाह नहीं। 5 घंटे होटल में जाके बर्तन साफ करता है और विद्यालय की पढ़ाई कर रहा है। बारी वक्त बारी किस्मत। दोस्तों एक दिन का जिक्र है कि ऊधम सिंह विद्यालय में पढ़ रहा था, ये हेलन आ गई और हेलन ऊधम सिंह को अपने साथ में लेकर चली है। एकांत में पहुंची और ऊधम सिंह को बिठा लिया। ऊधम सिंह का हाथ अपने हाथों में ले लिया और इतना ही कहा कि मिस्टर ऊधम सिंह मैं आपको बहुत प्यार करती हूं, लेकिन आप मुझे क्यों नफरत देते हैं। लेकिन ऊधम सिंह फटी फटी आंखों से चेहरा देख रहा है, कोई जवाब भी नहीं निकला। तो बोलिए हेलन, मिस्टर ऊधम सिंह मोइले चली भारत देश में यो परदेसी बाबू। अरे मोइले चली भारत देश में यो परदेसी बाबू।
जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों नफरत दे रहे हो? मैं मर जाऊंगी। मैं अपने मन में तुम्हें पति मान बैठी हूँ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगी। और बोलिए ऊधम सिंह, अरे के संग ठहरो, के संग ले चली, अरे के संग रह लो, के संग ले चले, और तेरी सेवा करूं हमेशा मैं यो परदेसी बाबू। अरे मोई ले चल भारत देश में यो परदेसी बाबू। मिस्टर ऊधम सिंह, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन एक बात और सुनो। ना ही तो मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरे साथ लंदन में रहें, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरे साथ ईसाई बने। अगर आप चाहें तो मुझे भारत देश में ले चलो और भारत में ले जा करके मुझे अपनी दुल्हन बना लो, जी चाहो वो करो। और बोली तेरी सेवा करूं हमेशा मैं यो परदेसी बाबू। अरे मोई ले चल भारत देश में यो परदेसी बाबू। अरे सुनील चेतन ध्यान नहीं जमता, प्रेम वियोग रोग क्या कब था, मेरो जीवन बड़ो कलेश में यो परदेसी बाबू। अरे मोई ले चल भारत देश में यो परदेसी बाबू। बार कह रही है मिस्टर ऊधम सिंह, आप मुझे अपने साथ भारत देश में ले चलो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मर जाऊंगी। ऊधम सिंह फटी फटी आंखों से चेहरा देख रहा है। अंत में ऊधम सिंह ने इतना ही कहा कि हेलन, आप मुझे प्यार करती हैं? हाँ, जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती। ऊधम सिंह ने जवाब दिया, हेलन, अगर आप प्यार करती हैं तो प्यार की परिभाषा भी आपको आती होगी। हेलन ने जवाब दिया, मिस्टर ऊधम सिंह, डेफिनेशन ऑफ लव, प्यार की परिभाषा मुझे बहुत अच्छी तरह आती है। लव फॉर द लेटर मिजरी ऑफ द सोल्जर एंड ऑफ द लाइफ, प्यार दुखों की झील, कांटों की सेज और जीवन का अंत होता है। अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं हेलन। कौन सी बात? सुनो। ऊधम सिंह ने विचार किया कि अगर अपनी कमजोरी हेलन को बता दूं तो शायद इसका विचार बदल जाए तो ज्यादा अच्छा है। हेलन, हाँ, तू बेटी एक बड़े बाप की मन की मौज चले, और मैं निर्धन कंगाल यबारा कैसी मेल मिले। जरा सोचो समझो, ऐसे शादी का प्रस्ताव रखना ठीक नहीं है। तू बेटी एक बड़े बाप की मन की मौज चले, और मैं निर्धन कंगाल यबारा कैसी मेल मिले। सोबन तक को थोड़ा ठिकानो ना है, मेरे उठवे बैठवे सोबन तक को थोड़ा ठिकानो ना है। सुबह अगर मिल जाएगी सुमत से शाम को खानो ना है।
कपड़े तन पर उजलो पालो ना है। ऐसे शख्स को बेटी ब्याह दे बाबुल स्यालो ना है। जाए बदन सूख रहे ऊक चूक ना भूख और प्यास झिले। अरे मैं निर्धन कंगाली बारा कैसी मेल मिले। अरे मैं निर्धन कंगाली बारा कैसी मेल मिले। और हेलन समझो, अरे घर पर कोई तलाश लिए हर अपने जोड़े का। घर पर कोई तलाश लिए अब अपने जोड़े का। मैं बेजर पे दर पे पर मानुस जाए थोड़े का। बड़ी मुसीबत है मेरे सर के ऊपर। सुबह अगर भोजन मिलता है तो शाम को नहीं मिलता है। कपड़े भी शरीर पर कोई अच्छे नहीं है। अरे भारी कर्ज है फर्ज मर्ज एक दुखते फोड़े का। किस ओर भगे ना पता लगे किस्मत के घोड़े का। भारी कर्ज है फर्ज मर्ज एक दुखते फोड़े का। किस ओर भगे ना पता लगे किस्मत के घोड़े का। अरे कहे सुनील कछ सोच समझ दुख कर्म को नहीं टले। अरे मैं निर्धन कंगाली बारा कैसी मेल मिले। अरे मैं निर्धन कंगाली बारा कैसी मेल मिले। अरे तू बेटी है बड़े बाप की मन की मौज चले। अरे मैं निर्धन कंगाली बारा कैसी मेल मिले। अरे मैं निर्धन कंगाली बारा कैसी मेल मिले। मेरे साथ शादी करने के बाद तुम्हारा जीवन मुसीबतों में पड़ जाएगा। मेरा कोई रहने का भी ठौर नहीं है। जब ये शब्द ऊधम सिंह के सुने, हेलन की आंखों से आंसू निकल पड़े और इतना ही जवाब दिया कि मिस्टर ऊधम सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो तुमसे बार बार पूछा कोई मुसीबत हो तो मुझे बताओ, लेकिन आज तक आपने कोई खबर भी नहीं दी है। ऊधम सिंह, चाहे तुम कुछ भी समझो, लेकिन मैं तो आपके हाथों बिक चुकी हूं। तुम्हें यह मालूम नहीं, स्त्री जिसे दिल से प्यार करती है सब कुछ वही है। सच्चा पति तो वही होता है। लेकिन एक बात और भी बता दूं, मुसीबत में एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। तुम्हें मेरी सख्त जरूरत है। अपनी धर्मपत्नी के सिवा कोई सच्चा मित्र नहीं होता है। किसी ने कहा है ऊधम सिंह, इफ इन ट्रबल हर हस्बैंड, वाइफ इज द बेस्ट फ्रेंड। पति की मुसीबत में औरत ही मित्र होती है। लेकिन आप अच्छी बात नहीं कह रहे जो आज तक ये सारी कहानी छुपाए रहे। हेलन, शायद तुम्हें नहीं पता है। क्या नहीं पता है? अरे जालन में है लन प्यारी, जान के हमरे लाले
पड़िए, गोरे थे गोरी काले पड़िए, गोरे थे हेलन काले पड़िए, गोरे थे हम काले पड़िए। हेलन, बहुत मुसीबत है मेरे सर के ऊपर, ना ही कोई भोजन की करने की जगह, ना ही कहीं सोने की जगह, कोई जगह नहीं है। हेलन, अरे जानन में हेलन प्यारी, हाय हाय, अरे जान के हमरे लाले पड़िए, गोरे थे गोरी काले पड़िए, गोरे थे हेलन काले पड़िए। लेकिन हेलन, एक बात और भी बता दूं। क्या बताएंगे आप? आपकी हर एक बात सुन रही हूं। हेलन, ते छोड़ी राधा, इसमें फायदा ज्यादा कष्ट सहे। जो तुम जिद कर रही हो, मेरी बात अब भी मान लो। ते छोड़ी राधा, इसमें फायदा ज्यादा कष्ट सहे। नाजोगी पली को मलसी कली, भला कैसे खिली रहे। तज ऐसा नंद कर आंखें बंद क्यों फंद के बीच पड़े। तेरा मेरा साथ हो, खुशी का तयन होनी बात कहे। हेलन, अरे कैसे चलूं प्यार की मंजिल। प्रदीप, अरे कैसे चलूं प्यार की मंजिल। मेरे पायल में है छाले पड़िए, गोरे थे गोरी काले पड़िए, गोरे थे गोरी काले पड़िए। जानन में हेलन प्यारी, हाय हाय, जान के हमरे लाले पड़िए, गोरे थे गोरी काले पड़िए, गोरे थे गोरी काले पड़िए। याद रखो हेलन, हमारा तुम्हारा साथ नहीं होगा, क्योंकि मैं एक भारत देश का गरीब आदमी हूं, आप बड़े बाप की बेटी हैं। हेलन ने जवाब दिया, मिस्टर ऊधम सिंह, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करती हूं। लेकिन दोस्तों, जब ऊधम सिंह ने ये भाव देखा है हेलन का, तो इतना ही कहा कि हेलन, अगर आप हमसे प्यार करती हैं तो एक वायदा करो। कौन सा वायदा? वायदा ये है कि आज से आप 6 महीने तक मुझसे मिलोगी नहीं, ना ही मैं तुमसे मिलूंगा, ना ही तुम हमसे मिलोगी। उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। हेलन सोचने लगी, ये 6 महीने शायद कोई गहरी बात है, ये बताना नहीं चाहते। लेकिन ऊधम सिंह ने वो रहस्य नहीं बताया जिस कार्य के लिए गया था। सोचने लगी, नहीं बता रहे हैं तो मुझे जिद नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं 6 महीने तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन चलते समय हेलन ने थोड़ी सी दौलत निकाल के ऊधम सिंह को दी, लेकिन ऊधम सिंह ने मना कर दिया कि नहीं, जो मदद लेनी है, जो दौलत लेनी है, वो 6 महीने बाद। लेकिन मैं बड़े आनंद से हूं। दोस्तों, वो हेलन तो चली गई, लेकिन ऊधम सिंह
विद्यालय में पढ़ाई करता है और उसके बाद होटल में बरसात करता है। लेकिन लंदन के अध्यापक बहुत प्यार करते हैं ऊधम सिंह को, लड़का और लड़की दोस्त बनाना चाहते, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं क्योंकि व्यस्त रहता है। ऊधम सिंह दोस्तों सारे लंदन में घूम रहा है और सोच रहा है कि अब तो ये महान कार्य जल्दी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लंदन में जब ये बात मिली है कि जनरल डायर स्विट्जरलैंड घूमने के लिए गए और जब वहां से लौट कर आएंगे तो लंदन में एक मीटिंग लेंगे। जब ये पता चला तो ऊधम सिंह उसी समय और हेलन से मिलने के लिए घर चला है। जिस समय घर पहुंचा तो हेलन ने ऊधम सिंह को बड़े सुंदर पलंग पर बिठा लिया और इतना ही कहा कि मिस्टर ऊधम सिंह, अच्छा हुआ जो आप आ गए, आपकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन याद है 6 महीने का वायदा किया है, शायद भूल न जाओ। तो ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि हेलन, हम दो प्रेमी बादरिया पे, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, जब मैंने नदी से तुम्हें बाहर निकाला था दिल में जगह तभी हो गई। हम दो प्रेमी बादरिया पे कर बैठे जब कॉल कॉल कॉल, होगी राजी बाजी, होगी राजी बाजी, होगी राजी बाजी। बहुत जरूरी कार्य से आया हूं। हेलन ने जवाब दिया, मिस्टर ऊधम सिंह, अपनों कर मोई मत छोड़ो, दुल्हन ले बनाई है। बादरिया पे जब मेरी कहलैया कलाई है, तेरे मेरे ब्याह का एक दिन बजे नगर में ढोल ढोल ढोल, होगी राजी बाजी, होगी राजी बाजी, होगी राजी बाजी। हम तो प्रेमी बादरिया पे कर बैठे जब कॉल कॉल कॉल, होगी राजी बाजी, होगी राजी बाजी, होगी राजी बाजी। छोड़ मन देना, धोखा मन दे जाना। ऊधम सिंह ने जवाब दिया, हेलन, अरे लंदन शहर बड़ा बसता, लंदन शहर बड़ा बसता, कदम कदम पर डर लागे। लंदन शहर बड़ा बसता, कदम कदम पर डर लागे। दे दे एक पिस्तौल मुझे, तेरा ये प्रीतम लागे। हेलन, अरे दे दे एक पिस्तौल मुझे, तेरा ये प्रीतम लागे। अरे हेलन प्यारी माली हमारी, खुल ना जाए पोल पोल पोल, होगी राजी बाजी, होगी राजी बाजी, होगी राजी बाजी। हम दो प्रेमी बादरिया पे कर बैठे जब कॉल कॉल कॉल, होगी राजी बाजी, होगी राजी बाजी, होगी राजी बाजी। हेलन, एक पिस्तौल की मुझे बहुत आवश्यकता है,
लेकिन किसी को कानों कान भनक न पड़ जाए। वो पिस्तौल हमें दो। दोस्तों, उसी समय हेलन ने एक पिस्तौल निकाल के दिए। ये ऊधम सिंह जिस समय पिस्तौल लेके चला, प्यारे भक्तों, ऊधम सिंह ने एक बहुत मोटी पुस्तक हाथ में ली और पुस्तक के अंदर के पृष्ठ इस तरह से काटे हैं कि वो पिस्तौल उस किताब के अंदर रख ली जाए और ऊपर से वो किताब बंद कर दी जाए। प्यारे भक्तों, जिस समय जनरल डायर लंदन में आए हैं, वो लंदन की जनता बड़ी प्रसन्न थी। इधर लॉर्ड विलियम हेलन को अपने साथ में लेकर ऊधम सिंह के पास पहुंचे और ऊधम सिंह से जाके कहा कि ऊधम सिंह, हाँ साहब, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जनरल डायर लंदन में आ रहे हैं और मीटिंग अटेंड करेंगे और मेरी इच्छा है कि तुम हेलन के साथ उस मीटिंग में जाके भाषण सुनो। ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि साहब, मेरी भी बहुत इच्छा थी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लॉर्ड विलियम ने जवाब दिया, ठीक है, दोनों साथ साथ चले जाना। ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि साहब, साथ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला ही जाऊंगा। हेलन तुम्हारे साथ जाएगी। दोस्तों, उसी समय डायर जब लंदन में आए, हाँ दोस्तों, अरे डायर आएगा लंदन में मीटिंग लई सभा में जाए और बारी जनता लंदन वाली के स्वागत है भाई तैयारी। उस सभा में भाषण दे रहा है और कह रहा है, लंदन के लोगों, मैंने भारत देश में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो 20,000 जवान मारे, कोई रोकने वाला नहीं था। जब ऊधम सिंह ने ये शब्द सुने, आहा,
जिस समय ऊधम सिंह ने ये शब्द सुने हैं, आंखों में लहू के कतरे आ गए। टायर के 3 गोलियां मारी, जमीन पे गिरा, लेकिन इधर भगदड़ पड़ गई के सब पीट गई, जनता भारी है जान बचाई। अरे लगे सिपाही है चारों ओरी, बेटा तुरंत जा घेर लो। लंदन के सिपाहियों ने ऊधम सिंह को पकड़ लिया। अरे लंदन की प्रकसन जेल में ऊधम सिंह आए तो डलवाई। अरे प्रदीप बेटा जा तो कैसी भई, किसी डूब जा रही मझधारी। अरे जाए बारे थे जो भारत के, माटी पड़ी